बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको आईडी के बेटे हमारी वन शॉट लेक्चर की सीरीज चल रही है। आइए बेटे हम अपने वन शॉट लेक्चर न्यू लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। बेटे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें चीज़ें सीखने वाली हैं, कुछ इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं। हम हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ट हो। बट इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट मुझे जो है ना 110 जो है ना वो पास्ट पेपर के एनालिसिस मैंने जब देखा तो मुझे 110 इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले। अच्छा बेटे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मीन केमिकल्स, यानी केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन जो है ना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये डायग्राम आपको ये शो कर रही है। अच्छा बेटे, अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि एनर्जीज की कन्वर्जन के हवाले से बात की जाए तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर एंड वाइस वर्सा होता रहता है। इनकी इंटरनल इनकी जो है वो क्या नाम है, कन्वर्जन चलती रहती है। अच्छा बेटे, ये Ce टू Ee एंड Ee टू Ce। बेटे अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब ये है अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना, तो बेटे दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। बेटे रिडॉक्स रिएक्शन आप जानते हैं किसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ए के टाइम में ऑक्सीडेशन और ए के टाइम में रिडक्शन हो रही होती है, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इन दोनों बातों को देखते हुए क्या मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड एज द रिडॉक्स केमिस्ट्री? तो मैं ये गलत नहीं हूं, आप कहेंगे यस सर, यू कैन से कि ये क्या है, इट इज अ रिडॉक्स केमिस्ट्री। अच्छा बेटे, यहाँ पे रिडॉक्स केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। बेटे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है कि जो खुद ब खुद होता है। जैसे बेटे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए हम लोगों ने एक एनर्जी पढ़ी होती है जिसको हम लोग कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होना तो वो हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो तो हमें क्या होता है, हम उसको नेगेटिव कहते हैं। बेटे जो हमारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव का क्या मतलब होता है, ये ऐसी एनर्जी होती है जो कि यूजफुल वर्क डन करवाने के लिए यूज होती है। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हाई हाइट से छोटी हाइट की तरफ जब वाटर गिरता है तो बेटे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जब वो वाटर गिरता है तो यहाँ से एनर्जी, जब वो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब जब वो गिरता है तो वो टरबाइंस के ऊपर पड़ता है। तो बेटे वाटर जो है ना अपनी एनर्जी टरबाइंस को देते हैं, टरबाइंस मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, टरबाइंस स्टार्ट होते हैं। बेटे वो टरबाइंस क्या करते हैं, फिर आगे वो वाटर को फॉरवर्ड करते हैं जिससे जनरेटर ऑन होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वही टरबाइंस की मैकेनिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। और आप ये सारा काम देख रहे हैं कि वाटर से स्टार्ट हुआ, यानी वाटर ने एनर्जी प्रोवाइड की, वाटर स्पॉन्टेनियसली ऊपर से नीचे आ रहा है। सो बेटे दिस इज कॉल्ड एज द कि एक यूजफुल वर्क, यूजफुल एनर्जी हमें मिली कि वाटर ने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया। इसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। बेटे ये वोल्टेज या गैल्वानिक सेल इसकी एग्जांपल होता है जिसमें ये सारा एनर्जी कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और इस सेल को वी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ठीक है बेटे। हम आगे आके इसको देखेंगे। बेटे यहाँ पर कॉपर, जिंक कॉपर, या जिसे आप डैनियल सेल कहते हैं, अल्कलाइन बैटरीज होती हैं, बेटे फ्यूल सेल होते हैं और लेड एक्यूमुलेटर्स होते हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसके अंदर आ रही हो रही होती है, यानी खुद ब खुद रिएक्शन हो रहा होता है। जबकि बेटे यहाँ पर आपके पास डाउन सेल, नेल्सन सेल एंड हाल बेरॉल्ड सेल। बेटे हाल बेरॉल्ड सेल जो है वो बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। अच्छा बेटे इसके बाद जरा देखिएगा कि हम, आपको पता है कि हमने ना रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना होता है कि बेटे जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है ना, रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक हो गया। आइए बेटे रिडॉक्स की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटे, आपको पता है कि यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और बेटे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द रिडॉक्स। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये रिडॉक्स की ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अच्छा अब बेटे यहाँ पर देखो ये कैसे ऑक्सीडेशन है। अगर आपको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया हो ना, तो आप बता सकते हैं यहाँ आयरन और क्लोरीन दोनों एलिमेंट हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसको एलिमेंट भी कहते हैं, सेम एटम से मिलकर बना है, दोनों न्यूट्रल हैं। बेटे आप ये जानते हैं, देखो ये मैंने एक पॉइंट लिखा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं यहाँ 0 लिखता हूं और बेटे यहाँ पे प्लस का चार्ज, यहाँ मैंने लगा दी नेगेटिव चार्ज। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करे तो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अगर डिक्रीज करे तो उसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है बेटे। अब ये 0 से ये चला गया -3 के अंदर
और ये 0 से कहां पे आ गया, +3 में आ गया। बेटे आप ये देखें कि क्लोरीन के एडिशन से आयरन पहले +2 की फॉर्म में था, सॉरी 0 की फॉर्म में था, अब किस में हो गया, +3 की फॉर्म में हो गया, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है। राइट, तो बेटे इससे ये पता चला कि एलिमेंट के ऐड करने से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऐड करने से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मजीद बढ़ गई, सो इट इज ऑक्सीडेशन। अब बेटे ये क्या करते हैं, कैरी आउट बाय रिड्यूसिंग एजेंट। बेटे जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स रहते हैं ना, वो हमारे क्या करवा रहे होते हैं, वो हमें जो है ना वो ऑक्सीडेशन करवाने में हमें हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन को कौन करवाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, साथ वाले को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। बट इसकी एग्जांपल देखिएगा, ये आपके पास SO3 बना, कहता है यहाँ SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन, उसने ऑक्सीजन का गेन किया, और बेटे गेन देखो ये जब इसके अंदर ऐड हुआ तो SO3 हो गया। तो बेटे यहां पर SO2 +4 के अंदर सल्फर, यहां +6 की फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। बेटे सिमिलरली अमोनिया का ब्रेकडाउन होना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर, तो कहता है अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखो उसने हाइड्रोजन का लॉस कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी भी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। बेटे अगर आप यहां देखो तो हमारा जो अमोनिया ना, अमोनिया यहां पे मैं लिख रहा हूं, अमोनिया नाइट्रोजन, ये बेटे यहां पे -3 है, और ये हाइड्रोजन 0 है, तो बेटे आप देखें -3 से 0 में गया, तो बेटे ये इसका मतलब है यहां पर भी ऑक्सीडेशन है, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। अच्छा बेटे इसके रिस्पेक्ट में व्हाट इज रिडक्शन, बेटे रिडक्शन क्या होता है कि जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उसका अल्टा करता जाओ, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे उसी का रिवर्स, अगर आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करते हो तो दिस इज कॉल्ड एज द रिडक्शन, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। यहां आयरन +3 की फॉर्म में, यहां आयरन न्यूट्रल फॉर्म में आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करके इसकी रिडक्शन होगी, और बेटे यहां डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ये इसको कौन करवाते हैं बेटे, रिडक्शन। रिडक्शन हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाते हैं, और ये मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। बेटे नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वांट्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी आगे भी आएगा, ऐसी स्पीशीज होंगी जो खुद जो है ना वो जो खुद रिड्यूस होती हैं और साथ वाले को क्या करती है, ऑक्सीडाइज कर देती हैं। बेटे ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बनाते हैं। यहां पर बेटे क्लोरीन इज रिड्यूस्ड बाय गेन ऑफ हाइड्रोजन। बेटे यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो जिसकी वजह से रिडक्शन हो गई है। बेटे WO3 इसको कहते हैं टंगस्टन, टंगस्टन ऑक्साइड। जब इसकी हमने इसकी हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया, तो बेटे वाटर बन गया, टंगस्टन अलग हो गया। यहाँ पे कहता है WO3 इज रिड्यूस्ड टू W, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या आ गया, डिक्रीज आ गया। कैसे आया बेटे, ऑक्सीजन ये -2 ना, तो ये टोटल हो गया -6, तो ये आ गया +6, ये +6 से बेटे 0 के अंदर गया है, इसकी रिडक्शन हुई है। सिमिलरली बेटे यहां पर ऐसा है कि आपके पास ना ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। बेटे यहां मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं, ये रिडॉक्स जितना रिडॉक्स बेसिकली हमारे पास 3 तरह का होता है, एक दो। बेटे एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स, द वन इज कॉल्ड एज द इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स। बेटे इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स क्या होता है कि एक ही कंपाउंड उसमें ना एक ही कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है। जैसे बेटे आपको पता है NH4 अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्राइड ये नाइट्रोजन गैस इसकी अलग हो जाती है, और प्लस बेटे यहां से हाइड्रोजन क्या होता है, अलग हो जाते हैं। अमोनियम नाइट्राइट इज एन एग्जांपल ऑफ इसको हम लोग कहते हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वो ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी हो रही होगी, ठीक है। इस तरीके से बेटे एक होता है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स। इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जैसे आप देखिए क्लोरीन +H2 है, और ये क्या बन रहा है आपके पास HCl बन रहा है, सॉरी क्लोरीन, और यहां पे आप ले लो सोडियम, और वो ले लो सोडियम और क्लोरीन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सोडियम और प्लस क्लोरीन अगर मिले तो ये बनाते हैं NaCl बनाते हैं, ठीक है। दोनों आपस में एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और बेटे एक होते हैं हमारे रिडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन, जिसे हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन इज बेसिकली आपको याद होगा क्लोरीन का कॉस्टिक सोडा के अंदर ऐड होना। तो बेटे यहाँ पर आपको पता है कि आपके पास क्या प्रोडक्ट आते हैं कि यहां पर एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा और एक ही एटम क्या होगा, रिड्यूस भी हो रहा होगा, NaO और Cl। और बेटे यहाँ पे NaCl और प्लस यहाँ पे क्या बनता है बेटे आपके पास NaCl और NaOCl। और यहाँ पे एक प्रोडक्ट और आएगा, आई गेस के यहाँ पर आना चाहिए अब वाटर आना चाहिए, नहीं वाटर नहीं आना चाहिए, बेसिकली यहाँ पर NaOCl
और NaCl और फिर ये हाँ H2O ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेटे ये हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स। रिडॉक्स बेसिकली तीन तरह का है। इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होगी, इंटरमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या है कि यहां पर भी एक ही एलिमेंट सेल्फ ऑक्सीडाइज और सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा। अच्छा, अब बेटे यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिसको हम लोग ऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट्स जिनको हम लोग रिडक्टेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। बेटे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन करवाते हैं, यानी ये ऑक्सीडेशन का कॉज बेसिकली ऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये इटसेल्फ क्या करते हैं, अपने आप को रिड्यूस कर देते हैं, और बेटे इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, जाहिर बात है जो रिड्यूस कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा होगा। ये हमारे बेसिकली नॉन मेटल्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, जो कि बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इसमें बेटे हमारे हैलोजेंस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी F2Cl2 Br2I2, इस फॉर्म में ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी खुद रिड्यूस हो जाते हैं, साथ वाले को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, उससे इलेक्ट्रॉन को लेकर, ठीक है। अच्छा, अब बेटे हमारे KMnO4 K2Cr2O7 बेटे दीज आर द एग्जांपल, मैंने कुछ और भी एग्जांपल आगे लगाई हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, वो और ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। बेटे ये क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं हमारे, और ये कॉजेज रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, बेटे इलेक्ट्रॉन को लॉस करा के और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस को देते हैं जिससे उनकी रिडक्शन होती है। इटसेल्फ भी अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है बेटे, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, and usually metals are better reducing agents, बेटे alkali metals are very strong reducing agent because इनकी जो टेंडेंसी होती है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करना होता है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है। सिमिलरली बेटे एग्जांपल हमारे पास दीज आर द एग्जांपल जो कि हमारे क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। बेटे आप ना रिड्यूसिंग एजेंट्स की यहाँ पर जल्दी से एग्जांपल देख सकते हैं कि आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है। देखिए मैंने एक एक रिएक्शन के अंदर उसको बता दिया है कि भाई पहला रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, नाइट्रिक एसिड, और कौन रिड्यूस हो रहा है, हमारे ये जो है फास्फोरस हमारा क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। तो बेटे ये सारी की सारी एग्जांपल्स को आप देखते हुए मद्देनजर रखते हुए आपको यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेंट्स और रिडक्टेंट्स मैंने यहाँ निकाल दी हैं। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई एक आध एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे बेटे फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बेटे मेरे पास ये एग्जांपल आ रही है, मैंने इसको बताना है कि इसमें कॉपर ऑक्साइड कैसे ऑक्सीडेंट है और दूसरा कैसे रिडक्टेंट है। तो बेटे आप ये देखें, यहाँ जो कॉपर है ना ये कॉपर +2 की फॉर्म में, यहाँ कॉपर 0 में चला गया। बेटे आपको पता है कि कॉपर की हो गई है रिडक्शन, इसके रिडक्शन हो गई है। और बेटे हाइड्रोजन यहां देखो 0 से यहां चला गया +1 के अंदर, इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। तो बेटे अगर आपको ईच एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लगाना आती होगी ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बेटे जिसकी रिडक्शन हो, जिसकी ये देखो +2 से 0 में आ रहा है, जिसकी रिडक्शन होती है ना दैट एजेंट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी बेटे ऑक्सीडेशन हो रही है 0 से +1 के अंदर आ रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आप बेटे किसी भी एग्जांपल को लेके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि आपको उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना आना चाहिए। बेटे मैंने अपने डिटेल लेक्चर्स के अंदर ये सारी बातें बहुत डिटेल की हैं, लेकिन यहाँ टाइम शॉर्ट है इसलिए मैंने ये सारा सॉल्व करके यहाँ आपके सामने निकाल के रख दी है, ठीक है जी। बेटे एक एमसीक्यू है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो बेटे आप याद रखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा नहीं होगा। बेटे याद रखिएगा अगर आपकी इक्वेशन में एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आ जाए ना, याद रखना बेटे वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और अगर सारे कंपाउंड्स हो तो वो कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। जैसे बेटे सिंपली ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, राइट। अब ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, मैंने क्या पहचान बताई, एक एलिमेंट और 7 कंपाउंड लिखा हो। एलिमेंट देखो एलिमेंट ये भी होगा, एलिमेंट और ये कंपाउंड, तो एक इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट वाली साइड या तो एलिमेंट्स हो या एक एलिमेंट या कंपाउंड साथ लिखा हो, तो बेटे दोज आर कॉल्ड एज, हम उनको क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और अगर दोनों कंपाउंड्स लिखे गए तो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, ठीक है जी, आप लोगों ने याद रखना है। आइए बेटे अब कुछ हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स पढ़ने के, आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो कैसे कैलकुलेट करते हो। तो बेटे ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या तरीकाकार होगा कि आपको सबसे पहले कुछ रूल्स जो है वो आने चाहिए, ठीक है। अब वो रूल्स क्या क्या हैं, अच्छा
बेटे सबसे पहले द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज जीरो। बेटे आप लोगों को सबको पता है इसका, ये देखो मैंने आगे एग्जांपल दे दिए कि इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। और बेटे हमारे जो मोनोटॉमिक आयंस होते हैं ना, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो चार्ज ऑफ द आयन के इक्वल होता है। जैसे बेटे एल्यूमिनियम है तो +3, ब्रोमाइड है तो -1, सल्फाइड है तो -2। जो इनका चार्ज है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। बेटे ये ख्याल करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें एक अपीरेंट चार्ज है, एक अपीरेंट चार्ज है, ज़ाहिरी तौर पर नजर आने वाला चार्ज है। इस चार्ज की कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अभी मैं आगे आके एक एमसीक्यू पूछूंगा, फिर मैं बात आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बेटे हाइड्रोजन हैज +1 इन ऑल कंपाउंड, सिर्फ मेटल हाइड्राइड्स में इसको क्या होता है -1। एग्जांपल देख सकते हैं, वाटर के केस में +1 है, और सोडियम हाइड्राइड मेटल्स के केस में ये क्या है +1 है, ठीक, सॉरी ये -1 है, ठीक है जी। अच्छा बेटे ऑक्सीजन जो है ना, इसकी -2 नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर ये -2 होता है, जबकि बेटे पर ऑक्साइड में ये -1 होता है। ये पर ऑक्साइड दिया हुआ है, सुपर ऑक्साइड में बेटे ये -1/2 होगा, -1/2 होगा, ठीक है। ये सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्म के अंदर है। जबकि ऑक्सीजन जो है ना वो +2 भी होता है, +2 जो शो करता है बेटे, आप देखें ऑक्सीजन ये +2 भी शो कर रहा है। यानी इसका मतलब है व्हेन इट अटैच विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या है कि बेटे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। बेटे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात की तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम बेटे आप ये देखें, अगर मैं आपके सामने H2O की बात करूं तो ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, क्योंकि तमाम केसेस में ऑक्सीजन -2, नॉर्मल ऑक्साइड -2 होते हैं। बाकी इन दो के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा आप देख रहे हैं O2 की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में क्या है -1/2 और -1, और ऑक्साइड सिंपल सिंगल एक एटम है। अच्छा बेटे यहां पे क्या होगा, यहां पे ये होगा कि ये -2, बेटे एक हाइड्रोजन +1 है तो दो हाइड्रोजन का चार्ज क्या होगा +2, तो बेटे +2 -2 आंसर कम्स आउट टू बी 0। तो बेटे इसका मतलब है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर द अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू दैट ऑफ द चार्ज ऑन द आयन। जैसे बेटे आप ये देखेंगे पॉलीएटॉमिक में ना SO4 लिखता हूं, राइट, और ये मेरे पास 2- है, मैं ना PO4 लिखता हूं और इसका चार्ज 3- है, मैं ना OH नेगेटिव लिखता हूं और इसका चार्ज, सॉरी नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन बाहर लगाना है मैंने, ये मैंने बाहर लगा दिया, ठीक है जी। अब मैं इनका निकालना चाहता हूं, ये सारे पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन इसे कहते हैं ऐसा आयन दैट इज मेड अप ऑफ, क्या हो, दो या दो से ज्यादा एटम्स पर कंसिस्ट करता हो, हम उसे क्या कहते हैं बेटे, पॉलीएटॉमिक आयन। और इसमें बेटे देखो दो डिफरेंट एलिमेंट मौजूद हैं। अच्छा बेटे देखिए मैंने ओवरऑल चार्ज -2 लाना, मैं कैसे लाऊंगा, आपको बताया कि बेटे एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो 4 का कितना हो गया -8। मुझे बताओ कि -8 में मैं यहाँ कितना प्लस करूं कि -2 आंसर आ जाए। आप कहेंगे सर बहुत आसान, आप यहाँ पे +6 कर दें तो आपके पास आंसर -2 निकल कर आ जाएगा। इट्स क्वाइट इजी, इसको सॉल्व करते हैं। एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 है तो बेटे 4 का कितना होगा -8। बेटे -8 में यहां कितना प्लस करूं कि -3 निकल कर आ जाए। योर आंसर इज, सर आप यहां +5 कर दें तो आप देखिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ गया, ठीक है जी। अगर यहां पे देखिए बेटे हाइड्रोजन +1 है और मैं यहां कितना माइनस करूं कि मेरे पास -2 निकल कर आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर यहां -2 कर दें तो आपके पास क्या निकल कर आ गया, -1 निकल कर आ जाएगा। तो बेटे ये आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है जी। तो अब बेसिकली अब देखो इनका हमने सम किया तो ओवरऑल चार्ज निकल कर आ गया पॉलीएटॉमिक आयन का -2। सिमिलरली बेटे नेक्स्ट, बेटे अगर ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन अ सब्सटेंस, एक कंपाउंड के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मतलब ये है कि अगर आपको कहता है ना, अगर आपको कहता हूं मैं फॉर एग्जांपल बेटे यहां पर ना मेरे पास ना ये CO2 है, ठीक है, ये CO2 है, ऑक्सीजन कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा एंड दिस वुड कैरी अ +1 चार्ज, प्लस चार्ज, ठीक है। अच्छा कहता है द सेम एलिमेंट कैन शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर इन डिफरेंट कंपाउंड, एग्जांपल सल्फर इन द एग्जांपल गिवन। बेटे ये देख सकते हैं S2Cl2, और यहां देखो यहां पे सल्फर +1 है, SO2 की फॉर्म में +4 है, सल्फ्यूरिक एसिड में +6 है, H2S में -2 है। तो बेटे पता ये चला, इन रूल्स के देखते हुए मैंने साथ साथ एग्जांपल भी लगा दिए, साथ साथ चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब बेटे यहां भी कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब आपने ये याद रखना है कि एल्कली मेटल, सारे के सारे जो मेटल्स है ना, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 होता है, ग्रुप 3 का +3 होता है, और हेलोजेंस जो ना ये -1 शो करते हैं बाइनरी कंपाउंड में, बट पॉजिटिव व्हेन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। जैसे बेटे देख सकते हैं यहाँ ClO2, तो यहाँ पे क्लोरीन +1 है, और आपके जो बाइनरी कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, ठीक है।
बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, जैसे आपको पता है ऑक्सीजन KO2 -1/2 -1/2 इज सुपर ऑक्साइड की बात की जा रही है, ठीक है, ये बात का भी आपको आइडिया हो गया। अच्छा बेटे, यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अभी आप लोगों ने जो है ना वो एक पॉइंट ये पढ़ा, ये वाला पॉइंट पढ़ा, इसी पॉइंट से मैंने रिलेटेड बात करनी है आपसे। बेटे याद रखिएगा, आप लोगों ने एक अलजेब्रिक सम पढ़ा होता है, अलजेब्रिक सम रूल। बेटे अलजेब्रिक सम रूल की ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना उसकी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है जी। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे बेटे आपके पास ना CrO5 है, तो बेटे यहां पर देखने से पता चल रहा है एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो 5 का -10 हो जाएगा। अगर ये -10 है तो यहाँ पे क्या +10 आना चाहिए। मतलब अगर अलजेब्रिक सम रूल के मुताबिक ना, मतलब आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, क्रोमियम X हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन 5, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का चार्ज जो है वो मैं यहाँ रेस करके लिख रहा हूँ -2, तो बेटे -2 = 0। आप देखें X = +10 आ रहा है, बट एक्चुअली क्रोमियम का यहाँ पे +10 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। बेटे इसकी वजह है कि आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करें। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि आपको ना यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है जी। क्रोमियम जो है टोटल 6 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, यहाँ पर ये और ये ऐसे बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब बेटे यहाँ पर आपने एक बात याद करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिससे आपका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मिस्टेक नहीं हो सकती। ऑक्सीजन और क्रोमियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? ऑक्सीजन, और क्रोमियम क्या है? प्लस है। अब बेटे अब देखना, अगर इनके दरमियान एक बॉन्ड है ना तो आपने -1 लगाना। अगर इनके दरमियान दो बॉन्ड है ना, दो बॉन्ड है तो इन चार्जेस के साथ 2 लगा देना। अगर इनके दरमियान 3 बॉन्ड है तो इन चार्जेस के साथ 3 लगा देना। अब इन दोनों के दरमियान कितने बॉन्ड है? 2, तो यहाँ आ जाएगा -2, तो यहाँ आ जाएगा +2 आ जाएगा। अब क्रोमियम और ऑक्सीजन बेटे आपको पता है ये माइनस है तो ये प्लस है। अब देखो ये एक बॉन्ड है -1, तो ये एक बॉन्ड इसके लिए +1। अब बेटे देखो दो सेम एटम के दरमियान जो सेम बॉन्ड होगा तो बेटे इनका इसका मतलब है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब बेटे इस ऑक्सीजन इस क्रोमियम के दरमियान देखो ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। बेटे यहाँ पर इसके दरमियान ये +1 और ये ऑक्सीजन -1, इन दोनों के दरमियान 0 0, और बेटे ये ऑक्सीजन -1 तो ये क्रोमियम क्या हो जाएगा? +1। अब बेटे आप क्रोमियम के ना सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करो। आप कहेंगे सर ये तो निकल कर आ गया, +6 निकल कर आ गया। यस, +6 निकल कर आ गया। तो बेटे पता ये चला कि अलजेब्रिक सम रूल हमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। तो आप लोगों ने अगर एवरेज एग्जामिनर निकालने का कहेगा तो ये +6 है। लेकिन आप कोशिश करें कि जब आपके पास सेम एटम आते ना तो सेम एटम्स के लिए कोशिश करें कि आप ना इस तरीके को अडॉप्ट करें जो तरीका मैंने आपके सामने लिखा है। इसी तरीके से बेटे अगर आपको कहा जाता है कि आपके पास ना एथेनॉल है, अगर आपके पास ये एथेनॉल है तो बेटे आपको कहेगा कि भाई चलो इसके लिए आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है बेटे, अगर मैं अलजेब्रिक सम रूल अप्लाई करूं ना तो ये है C2H5 और OH है। अलजेब्रिक सम रूल अप्लाई करता हूं वो वाला तरीका का X वाला। तो बेटे हमने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, 2X हो जाएगा +5 हाइड्रोजन, एक का +1 है, ये +1 आ जाएगा, प्लस याद रखिएगा ऑक्सीजन बेटे ऑक्सीजन का -2 होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? +1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन +1 है तो ये आप ना यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे बेटे, बेसिकली आप लोग क्या करोगे यहाँ पर +1 लिखोगे, इक्वल आ जाएगा 0 के, ठीक है जी। सॉल्व कर लो बेटे, आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा +5 और ये -2 और ये आ जाएगा +1 = 0 के आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2x और बेटे 5 में से -2 को करो तो 3 आ जाएगा, +3 और +1 आपके पास 0 आ गया। ये आ जाएगा 2x = +4 = 0। तो बेटे आपके पास x = -2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसने दोनों कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया -2। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बेटे मुझे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ या इसका बताओ, तो फिर आप कहेंगे कि आपने स्ट्रक्चर को ओपन करके चेक करना है, ठीक है। तो अब बेटे देखिए कैसे अब यहाँ पे होगा, आपको तक कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंगल बॉन्ड है, ये -1 तो ये आ जाएगा +1, ये +1 तो ये आ जाएगा -1, ये +1 तो ये आ जाएगा -1, ठीक है जी। तो बेटे आपके पास क्या बन गया? आपके पास यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आ गया, ठीक है, ये -3 आपके पास आ गया। अब बेटे इस कार्बन का अगर निकाला जाए तो देखो इस कार्बन का ये +1 है, ये -1 है। अब बेटे आपको पता है ये -1 है, एक मिनट ठहर दो, ये -1 है
अब बेटे यहाँ ऑक्सीजन देखो सिंगल बॉन्ड है ना, तो ऑक्सीजन ये -1 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन +1 है, तो कार्बन क्या हो जाएगा -1 है। आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कर लो, ठीक है। -2 + 1 आंसर कम्स आउट टू बी ओवरऑल -1, और यहाँ पे क्या आ गया -3। तो बेटे पता ये चला एक कार्बन का -3 दूसरे का क्या है -1 है। बेटे ये ख्याल करना आप लोगों ने, ठीक है। दूसरा बेटे आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, बेटे इसमें भी आपने क्या करना है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, इसको स्प्लिट करके आपने लिखना है। तो आपके पास ना नाइट्रोजन के यहाँ दो आयन बन जाएंगे ना, एक NH4 पॉजिटिव और एक NO3 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में ना, यहाँ पे हाइड्रोजन में जो नाइट्रोजन का चार्ज है दैट इज बेसिकली, अगर आप इसको सॉल्व करो ना, देखो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, +4 एटम हाइड्रोजन के और एक का +1 चार्ज है, ओवरऑल चार्ज +1 है, ठीक है। तो बेटे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये +1 -4, तो ये -3 निकल कर आ जाएगा, और नाइट्रेट यहाँ पे क्या +5 आ जाएगा। अगर आपको एवरेज निकालने के लिए कहे, आप ये मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है बेटे। दूसरी बात बेटे, अगर मैं आपसे सवाल करूं, अब मैं अपीरेंट चार्ज वाली बात बताने लगा हूं, मैंने यहाँ -2 लगा दिया, यहाँ मैंने +2 लगा दिया, यहाँ मैंने -2 लगा दिया। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या ऑक्सीजन का -2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, या कार्बन का +2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया है? नो बेटे, याद रखिएगा ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड में कोई गेन, कोई लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो अपीरेंट चार्ज का मतलब ये है कि जो कार्बन है इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली इनका मतलब ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड अपीरेंट चार्ज। ये कोई भी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बताता। आइए बेटे, ये कुछ सम फैक्ट्स हैं कि बेटे आपके पास 14 ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होते हैं। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 7 का फ्लोरीन। बेटे सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? मीथेन में, कार्बन की, दैट इज -4। बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट अब 3D सीरीज में मैंगनीज की +7 होती है, ऑस्मियम की +8 है, और ये जीनॉन नॉन मेटल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है। बेटे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर और हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन -1 भी होते हैं, +1 भी होते हैं। बेटे ये आपको मैं सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ना पीछे बता के आ चुका हूं, जो हमने पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड्स पढ़े थे। ये आप लोगों ने बच्चे फैक्ट्स याद रखने हैं। अच्छा बेटे, इसके बाद ना बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक होता है बेटे आपके पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है जी। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है? बेटे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आपने पहले क्या करना है, आपने स्केलेटल इक्वेशन को जो है ना वो लिख लेना है। इक्वेशन को लिख के बेटे ये जो सारी की सारी बातें आप खुद रीड कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ अप्लाई करके दिखाने लगा हूं। बेटे देखें कैसे क्या करना है। आपने सबसे पहले इक्वेशन को लिख के ना आपने ये करना है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी, एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना है। दिस इज +1, ये आपके पास +6, ये -2। एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूं मैं। हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, पोटाशियम +1, क्लोरीन -1, ये +3, ये -1, ये 0, ये हाइड्रोजन +1, ये -2, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड पे कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दफा आपको नजर आ रही है। तो बेटे आप ये देखें, ये क्लोरीन यहाँ पे -1 में और क्लोरीन यहाँ 0 में। तो बेटे आप इस कंपाउंड को 2 दफा लिख लोगे। आपने इस कंपाउंड को कितनी दफा लिख लेना है? 2 दफा लिख लेना है, ठीक है जी। तो आपने जब भी आपको एक ही एलिमेंट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आएंगी, आपने इस कंपाउंड को ट्वाइस लिख लेना। आपने ट्वाइस लिख लिया। अब बेटे आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, लॉस्ट और गेन आपने फाइंड करना है। देखो बेटे क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है। बेटे इसका मतलब है अगर क्रोमियम +3 से +6 में जा रहा है, मैं ना नीचे लाइन लगाता हूं क्योंकि ऊपर खिचड़ी मत जानी है। यहाँ ये +6 से +3 में जा रहा है, ठीक है। बेटे इसका मतलब है इसकी क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। रिडक्शन हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? इसने गेन किए हैं गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। अच्छा क्लोरीन देखो, ये -1 से 0 में जा रहा है। इसका मतलब है इसकी क्या हुई है बेटे? इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया? लॉस ऑफ बेटे ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया इसने, ठीक है जी। अच्छा अब बेटे आपने क्या करना है, अगला काम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये करना है कि इनके जो लॉस्ट और गेन लिखने के बाद ना, देखो क्रोमियम के कितने एटम है? 2 एटम। यहां क्रोमियम का बेटे आपको ना 1 एटम नजर है। आपने क्या करना है, जो इनके एटम वाला नंबर होगा ना, जो इनके एटम वाला नंबर, आपने इनके एटम से इसको मल्टीप्लाई कर देना। देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, इट कम्स आउट टू बी 6। अब इसका एटम 1 है तो उसको मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 1 ही आंसर आएगा। अब बेटे ये 6 आ गया। अब आपने क्या करना है, ये 1 है। अब आपने दोनों को इक्वलाइज करना है। बेटे इक्वलाइज करने के लिए क्या करोगे, देखो नीचे 6 है, ऊपर 1 है।
आप 1 को 6 कर सकते हो लेकिन 6 को 1 नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आपने एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लायर कहेंगे कि जिससे इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल हो जाए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 6 से कर दूं तो बेटे यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन और यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो आपने 6 लगाया ना मैंने ग्रीन कलर से, आपने 6 को क्या करना है, यहां पे लाके रिएक्टेंट वाली साइड लगा देना है। प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ना आप लोगों ने, रिएक्टेंट वाली साइड लगा के 6 लगा दिया। ओके बेटे लग गया। अब आप क्या करो, अब आपने इस इक्वेशन को दोबारा लिखना है। बेटे इस इक्वेशन को अगर मैं दोबारा लिखूंगा ना तो मैं लिखूंगा ये आ जाएगा HCl और ये आ जाएगा K2Cr2O7 और ये आ जाएगा 6HCl आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज KCl, ये मेरे पास आ जाएगा KCl, ये CrCl3 और प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है और ये मेरे पास क्या बेटे H2O है। ठीक है जी। अब बेटे आपने क्या करना है, जब आपने इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज कर लिया, अब बेटे आपने सारे एलिमेंट्स को इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करना। देखो कैसे बैलेंस करते हैं, आप ये देखिए बेटे यहां पर ना मेरे पास एक एक को बैलेंस करते हैं। अच्छा अब सबसे पहले मैं ना चलो एच की बात करते हैं। बेटे यहाँ 6 है और ये 7H है। बेटे यहाँ पे एच देखो आपके पास सिर्फ मेरे पास 2H है, ऐसा ये 2H है ना, आपको 2H नजर आ रहे हैं। बेटे मैं अब इनको बैलेंस करूंगा, वहां मेरे पास कितने हैं 6 और 1 7 है ना, तो बेटे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 7 करने के लिए मैं 7 लगाऊं तो 7 2 14, तो बेटे 14 है 6, ये अगर 8 यहां पर लगा दो तो बेटे ये देखो आपके पास H बैलेंस हो गए 8 और 6 14। अच्छा अब बेटे नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। बेटे क्लोरीन देख लो, क्लोरीन 8 और 6, बेटे आपके पास क्लोरीन कितनी है 14 क्लोरीन है। बेटे यहां पे देखो 2 और 3 आपके पास कितना हो गया, 3 एंड 2 आपके पास 5 हो गया और 1 ये 6 हो गया। अब आप क्या करोगे बेटे कि आपके पास क्या हो कि ये क्लोरीन भी बैलेंस हो गए। अगर बेटे मैं इसके साथ 3 लगा दूं, 3 2 6 और ये 4 आपके पास कितना हो गया 10 आ गया, मैंने 14 करना है। तो बेटे अगर मैं इसके साथ क्या लगा दूं 2 लगा दूं, 3 2 6 3 2 6 12 आपके पास 12 हो गए और इसके साथ अगर 2 लगा दूं तो 12 और 2 14। तो बेटे जब ये 2 लगाऊंगा तो देखो पोटेशियम भी बैलेंस हो गया आपके पास। बेटे 2 क्रोमियम है, क्रोमियम भी आपके पास बैलेंस हो गया। और बेटे ऑक्सीजन देखो आपके पास, ऑक्सीजन आपके पास 7 है यहाँ पे, तो बेटे देखो 7 ऑक्सीजन हो गया। हमने इंस्पेक्शन मेथड से इसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। बहुत आसान, मैंने शॉर्टकट से बताया, आप कैसे याद रखना है। अगर बेटे आयन इलेक्ट्रॉन आपने मेथड करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये कैसे बैलेंस करते हैं, ये कब यूज करते हैं, जब आपका एक्वस मीडियम के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। और बेटे आपको पता है कि इसमें क्या करना होता है, हमने 2 हाफ रिएक्शन बनाने होते हैं जिसमें हमने क्या करना है, कहता है इग्नोर H एंड OH एंड एज दे आर नॉट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, आपने इनको इग्नोर कर देने हैं। बाकी एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगे। ये 2 तरह का रिएक्शन होता है, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब बेटे इसका भी शॉर्टकट देखिएगा। आपके पास जब आयनिक इक्वेशन आया ना बैलेंस करने के लिए, आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है, ये क्रोमियम के एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, +6, ये एक ऑक्सीजन का -2, ये आगे लिखा हुआ है। अब बेटे आपने क्या करना है, यहां पर हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है ना वो देख लो। बेटे क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब है इसने गेन किया कितने इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। आयरन +2 से +1 में जा रहा है ना, इसका मतलब है इसने लॉस्ट किए 1 इलेक्ट्रॉन को, तो बेटे इसकी हुई है क्या, इसकी हुई है ऑक्सीडेशन और इसकी बेटे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। अब आपने बेटे करना क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। 3 इलेक्ट्रॉन का बेटे यहाँ पे लॉस आया है, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हुआ है। ठीक है, अब बेटे आपने ये करना है कि जो आपके पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आपने उसके एटम्स पे ना, उसके एटम्स के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो यहां जो डिफरेंस है ना, आपने इसके एटम के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, रिएक्टेंट वाली साइड, प्रोडक्ट को नहीं देखना। तो देखो बेटे ये क्या आ जाएगा, 3 2 6, यहां लिख देता हूं 1 1 1। अब आपने क्या करना है, जब आप ये कर लोगे कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके एटम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके एटम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। ये 6 इसको दे देना है और ये 1 आपने इसको दे देना है। तो बेटे आपके पास क्या बन गया, Cr2O7 2- और बेटे आ जाएगा 6Fe+2 और बेटे ये आपके पास Fe+3 और आपके पास क्रोमियम +3 आ गया। ठीक है जी। अब बेटे आप बैलेंस कर लो इसको, देखो ये 6 है, ये 6 है और इसके साथ क्या लगा दो, 2 लगा दो क्योंकि यहाँ क्रोमियम 2 है। अब बेटे आपने क्या करना, ओवरऑल जब आपके पास ये दोनों बैलेंस हो गए ना, अब आप लोगों ने बेटे किसकी तरफ जाना है। अगर ये इक्वेशन आपको कहता है जी एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, तो बेटे एसिडिक में क्या होगा कि आपने हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H आयन एंड ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय वाटर। आप लोगों ने एसिडिक मीडियम में अब ऑक्सीजन और H को बैलेंस करना है। देखो बेटे अब ऑक्सीजन कितने हैं बेटे, सबसे पहले ऑक्सीजन
ऑक्सीजन मेरे पास 7 है यहाँ पे, तो बेटे इसकी ऑपोजिट साइड पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल लगा दूंगा 7H2O। अब बेटे मेरे पास जो है ना हाइड्रोजन कितने हैं 7 2 14, तो बेटे यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा 14 प्रोटॉन लगा दूंगा। ठीक है जी। अब बेटे मेरे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब आप देखें कैसे बैलेंस होगी, उसका चार्ज आपने देखना है बेटे। यहाँ पे चार्ज है +14 एक, -2 एक, और 6 2 12, ये 12 और ये आपके पास -2। बेटे आप करके देख सकते हैं, देखो बेटे 14 और प्लस 14 और ये 6 2 12 +12, तो 4 और 2 6 और 2 2, ये आ गया आपके पास 26 आ गया। 26 में से 2 को माइनस कर दो, आंसर क्या आ गया 24। मेरे पास रिएक्टर वाली साइड नेट चार्ज 24 है। बेटे यहाँ पे देखिए 6 3 18 प्लस 18 का चार्ज, 2 3 6 और ये +6 है, वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं बेटे, मेरे पास +24 निकल कर आ गया। बहुत आसान। और बेटे इसी तरीके से अगर बेसिक मीडियम कहते हैं ना, तो यहां तक तो ये सारी बातें सेम रहेंगी, सिर्फ आपको ये चेंज करना है हाइड्रोजन को बैलेंस किससे करना है, हाफ ऑफ वाटर के साथ, एंड ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय ट्वाइस ऑफ OH। आपने जस्ट वो लगा के इसको बैलेंस करना, और बेटे इसमें नेट चार्ज बस आपने बैलेंस करना और कुछ भी नहीं करना, नेट चार्ज बैलेंस करना है। अगर नेट चार्ज बैलेंस है तो आपकी इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है बच्चों, आइए अब बेटे नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और ये बेसिकली बेटे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ना हम दोनों ने इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अच्छा बेटे ये आपने देख लिया कि सारे का सारा हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हमने जो है वो दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है वो सारे का सारा काम किया। बेटे जिस शॉर्टकट से आपको बताया आपने वो शॉर्टकट बस आपने याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेटे मेरे ज़हन में एक पॉइंट आ रहा है, वो मैं बताना मखसूस समझता हूँ। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे ना कि भाई आपका किस केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो बेटे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, इसका शॉर्टकट जरा सीख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन ये कब होगा बेटे, याद रखिएगा ये तब होगा जब आपके पास किसी भी कंपाउंड का जिसमें कार्बन मौजूद है उसके एम्पिरिकल फार्मूला CH2O निकल के आए, या वहां पर रेशो H2O हो, या वहां पे क्या मौजूद हो, ये बल्कि ये बात ना देखो, सिर्फ आप ये बात देखो। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ बेटे, जैसे आपके पास एसिटिक एसिड, ये इसका एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला ये है। इसी तरीके से बेटे आपके पास है मेथनल, जिसे आप फॉर्म एल्डिहाइड कहते हो। इसी तरीके से बेटे आपके पास है लैक्टिक एसिड। इसी तरीके से बेटे आपके पास है ग्लूकोज, और बेटे आपको होता है ग्लूकोज के साथ स्लैश क्या है फ्रुक्टोज है। इसी तरीके से बेटे आपके पास है मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है बेटे मिथाइल फॉर्मेट, ये भी आपके पास कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। और बेटे जो बात में कहता है कि ना लिखो, वो सिर्फ एक एग्जांपल है कि आपके पास शुगर जो सुक्रोज जिसे आप कहते हैं बेटे, यहाँ पर क्या है कि C12H22 और O11, एक्चुअली यहाँ पर ये वाटर वाला रेशियो पाया जा रहा है। तो सिर्फ एक वाहिद एग्जांपल है इसमें सुक्रोज का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का क्या होता है 0 होता है। ये बात आपको बतानी थी, नोटेड डाउन बेटे। आइए बेटे अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। बेटे यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कुछ बातें डिस्कस करेंगे। ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू न्यूट्रल प्रोडक्ट्स। आप अपने इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक डाउन करना है और उसके न्यूट्रल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो बेटे हम जो है ना वो इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। अब जो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि आपने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किया है। बेटे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस है, या आपका इलेक्ट्रोलाइट या सॉरी ये मैंने लिखना था, आपका इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन फॉर्म के अंदर है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या वो मोल्टन फॉर्म के अंदर है, या आपका इलेक्ट्रोलाइट एक्वस फॉर्म के अंदर है। आपके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है, क्या वो डाइल्यूट है या वो कंसंट्रेटेड है। आपकी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, क्या वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है या वो स्लैश क्या है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, यानी जिसे आप लोग रिएक्टिव कहते हो कि क्या वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है बेटे, ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो। अच्छा बेटे जब भी आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है तो इलेक्ट्रोलिसिस हमारे लिए 2 हैं, एक होती है इलेक्ट्रोलिसिस फ्यूज की और एक इलेक्ट्रोलिसिस होती है हमारी एक्वस सॉल्यूशन की। ठीक है, जब भी बेटे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन या फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन और फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट जब भी हम करवाते हैं, इसमें हमें प्रोडक्ट्स पता होते हैं, कैन बी प्रिडिक्टेड बहुत इजी, क्योंकि इनमें क्या होते हैं एक केटाइन और एक एनाइन होते हैं, लिहाजा यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन ऑफ आयंस नहीं होता। मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सॉल्ट है बेटे, वो जो सॉल्ट है आपके पास सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट में क्या होगा आप जानते हैं यहाँ पे कि बेटे जो केटाइन होगा, केटाइन किसकी तरफ मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स द कैथोड। और बेटे आपको होता है जब केटाइन कैथोड पर जाएगा तो इसकी क्या होगी, इसकी होगी रिडक्शन। सिमिलरली एनाइन मूव टुवर्ड्स द एनोड, और जब एनोड की तरफ जाएगा इसकी सिंपली क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी।
अब देख सकते हैं बेटे, यहां पर आप ये देखेंगे बेटे, इन तीनों केसेस के अंदर आप देखेंगे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन फॉर्म के अंदर है, इन सब में दो दो आयंस हैं। और बेटे कैथोड, केटाइन मूव टुवर्ड्स द कैथोड, एनाइन मूव टुवर्ड्स द एनोड, और ये न्यूट्रल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। लेकिन बेटे अगर आप लास्ट में दो एग्जांपल देखें, यहां मैं एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो क्या है, ये बेटे आपके पास वो आयन जो कि हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन होते हैं, पॉली एटॉमिक आयन इलेक्ट्रोलाइज होने से पहले, यानी वो इलेक्ट्रोलाइज नहीं होते, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोलाइजिंग दे गेट डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। देखो सल्फेट है बेटे, सल्फेट बेसिकली डिकम्पोज हो जाता है SO2 और प्लस ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। सिमिलरली NO3 डिकम्पोज हो जाएगा NO2 और ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा बेटे, ये डिकम्पोज हो जाता है। तो जो हमारे पॉली एटॉमिक आयन होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोलाइज नहीं होते, बल्कि वो न्यूट्रल प्रोडक्ट अपने क्या होता है, न्यूट्रल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और उनका मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो ये आपके सामने लिखी है बात मैंने, ठीक है बेटे। अच्छा, इसी तरीके से बेटे लेकिन हमारी एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना, इसका मतलब है जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट किस में होगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होगा, तो वहां पे वाटर का भी केटाइन और वाटर का एनाइन भी आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि बेटे यहां पर ना कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा केटाइन और एनाइन के सॉल्ट्स के दरमियान, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपके पास दो केटाइन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बेटे आपने NaCl को वाटर में जब डिसॉल्व किया ना, तो आप जब इसको वाटर में ऐड करोगे तो आपके पास सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, और यहाँ पे H आयन, और यहाँ पे बेटे OH आयन जो है ना, ये आपके आ जाएंगे। अब बेटे इनके लिए आप कैसे याद करोगे, तो मैंने आपके लिए सारा कुछ स्लाइड में रख दिया, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने लिखा कंपटीशन डिपेंड्स ऑन, दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ऑफ आयन, एक होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन होता है बेटे, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ऑफ आयन। अब आपके पास दो आयन्स हैं, केटाइन और एनाइन दोनों होते हैं बेटे। एनाइंस के लिए याद रखिएगा सबसे ज्यादा डिस्चार्जिंग पोटेंशियल किसकी होती है, हमारे हेलाइड आयंस की डिस्चार्जिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है, यानी ये आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फिर बेटे हमारे पास OH होता है, फिर नाइट्रेट, सल्फेट, और फिर हमारे पास फ्लोराइड होता है। हमारे पास जो पॉली एटॉमिक आयन है ना, पॉली एटॉमिक आयन, ये बड़ी मुश्किल से जो है ना वो ऑक्सीडाइज होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल आयन होते हैं, ठीक है। अच्छा बेटे इसी तरीके से हमारे केटाइन के लिए देखो, ये बेटे ये जो आपको केटाइन के लिए नजर आ रही है, ये सारे के सारे वो केटाइन है जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। ये बजाय इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। और बेटे ये सारे के सारे वो हैं जो कि क्या करते हैं, जो आसानी से यानी कैथोड की तरफ नहीं जाते, और ये आसानी से कैथोड की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये आसानी से कैथोड की तरफ जाते हैं। दे वांट्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड दीज आर द वांट्स टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। तो बेटे ये आप लोगों ने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं यूं भी कह सकता हूं कि ईज ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ केटाइन, बेटे केटाइन की डिस्चार्जिंग में बात कर रहा हूं, डिस्चार्जिंग ऑफ केटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन पोटेंशियल। जिस केटाइन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका मतलब है उस केटाइन की डिस्चार्जिंग भी जल्दी होगी, केटाइन कैथोड में जल्दी जाएगा। तो बेटे आप ये देखें, आपके पास हो गया पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपके पास जिंक हो गया। बेटे इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, इससे ज्यादा होता है वाटर का, और सबसे ज्यादा होता है छापा का। बेटे छापा देखो, छापा क्या है बेटे, छापा से आपको याद रहेगा ये वाले वो मेटल्स हैं। देखो C स्टैंड्स फॉर कॉपर, बेटे कॉपर के दोनों आगे, C स्टैंड्स फॉर कॉपर, और बेटे ये जो हमारा H है, H स्टैंड्स फॉर मरकरी, बेटे A स्टैंड्स फॉर आपके पास सिल्वर आ जाएगा, और P क्या नाम है, P स्टैंड्स फॉर आपके पास वो नहीं आपने मेटल पढ़ा प्लैटिनम, एंड A स्टैंड्स फॉर गोल्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम और ये गोल्ड, यानी इनका रिडक्शन पोटेंशियल ये तेजी से क्या होते हैं, केटाइन जो है ना कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं। जब भी आपके सॉल्यूशन में ये वाले केटाइन और ये वाले केटाइन होंगे, तो वो केटाइन जल्दी से कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब बेटे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की क्या बात है, बेटे याद रखिएगा आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, और एक हमारे पास होते हैं एक्वस। अच्छा इसको यूं लिख लो, यूं, ये बेसिकली टर्म यूं लिखी जाती है, आप प्रॉपर टर्म लिख लें। हम लिखते हैं एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्योंकि सारे वाटर के अंदर हैं, और हमारे पास एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये एग्जामिनर आपको लिखेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं
तो बेटे याद रखिएगा, अगर आपके पास एक्वस डाइल्यूट सोल्यूशन ना, तो फिर आपके पास क्या होगा, फिर हमारे पास OH आयंस की डिस्चार्जिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, इसके बाद हैलाइड हो जाएंगे, और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नाइट्रेट, इससे कम, फिर इसके कम सल्फेट आ जाएगा, ठीक है, और इससे कम फ्लोराइड आ जाएगा। जबकि आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को बेटे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में पहले हमारे पास हैलाइड आयंस डिस्चार्ज होते हैं, फिर हाइड्रोक्साइड आयन, फिर आपके पास नाइट्रेट आयन, फिर आपके पास सल्फेट आयन, और फिर आपके पास फ्लोराइड आयंस होते हैं, ठीक है। अभी हम इन ऑर्डर्स को अप्लाई भी करेंगे। जैसे बेटे ये देखिएगा आपके सामने, ये मैंने आपके सामने NaCl लिया, ये एक्वस कंसंट्रेटेड है। अगर एक्वस कंसंट्रेटेड है तो आप समझ जाएं। अब बेटे यहां पर क्लोराइड भी है और हाइड्रोक्साइड भी है, तो यहां क्लोराइड क्या करेगा, एनोड पे जाएगा। तो बेटे देखें प्रोडक्ट, यहां ये प्रोडक्ट एट एनोड, देखो बेटे यहां पे क्लोराइड और OH में क्लोराइड चला गया किसके ऊपर, क्लोरीन, यानी कंसंट्रेशन ज्यादा होने से ये विन करेगा कंपटीशन और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और बेटे इन दोनों में आपको होता है सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, हाइड्रोजन का ज्यादा, तो हाइड्रोजन एट कैथोड आ जाएगा। और ये बाकी भी आप देख सकते हैं बेटे, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन है, आपको पता है कि सल्फेट आयन बेटे जहां पे भी होंगे ये एनोड पर नहीं जाएंगे। हाइड्रोक्साइड आयन जब भी एनोड पे जाता है तो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। बेटे ये बात आप लोगों को याद रखना जरूरी है, ठीक है जी। अच्छा, अब बेटे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड आपके पास रिएक्टिव है तो फिर क्या होगा, तो बेटे सबसे पहले हम देखेंगे दो तीन चीजें। आपके पास कहता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी इसमें क्या होता है, स्पीशीज गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ऑन देम, ये पार्टिसिपेट नहीं करते। अब हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, जैसे बेटे हमारे पास ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है, तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि क्या होते हैं कि इनके ऊपर चीजें आके ऑक्सीडाइज होती हैं और इनके ऊपर चीजें आके क्या होती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे बेटे मैंने इलेक्ट्रोड लिए और ये मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लिया, इसका डीसी सोर्स है पॉजिटिव, ये मैंने बाहर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव आ गया। और बेटे क्या होगा, यहां पर आपने सोडियम और क्लोराइड ले लिया, तो बेटे सोडियम मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ये कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज, एंड दिस वुड बी अ पॉजिटिव चार्ज, एनोड होगा, ठीक है जी। और सोडियम कैटाइन मूव टुवर्ड्स द कैथोड, एनाइन मूव टुवर्ड्स द एनोड, और ये सिंपली अपने न्यूट्रल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन बेटे जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोड गेट ऑक्सीडाइज रिड्यूस देमसेल्फ, ये खुद अपने आप को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे बेटे आपके पास कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं, हमारी बुक की एग्जांपल है, जैसे हमारे पास सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि बेटे आप लोगों ने ना ये दो इलेक्ट्रोड ले लिए और मैंने यहां पे क्या किया, मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, एक्वा सॉल्यूशन ले लिया। अब बेटे ये मेरे पास जो ना कॉपर है, ये कॉपर है और ये इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, ये हमारे पास इम्प्योर कॉपर है, ये हमारे पास कॉपर है, ये प्योर फॉर्म का कॉपर है, ठीक है। अब आपको पता है, ये याद रखना है बेटे, जब मैं इसको बाहर क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा, तो फिर क्या होगा, तो बेटे फिर ये होगा, ये मैंने साइन उल्टे लगा दिए हैं, एनोड और कैथोड बनाना है। बेटे ये जो हमारा इम्प्योर कॉपर है ना, हम इसको बनाते हैं एनोड और ये हमारा क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इधर डिपॉजिट होने के बजाय यहां से मजीद नीचे आ रहेगा, यानी कॉपर जो है ना मजीद टूट के ना ये मजीद Cu+2 की फॉर्म में दो इलेक्ट्रॉन लूज करके नीचे आना शुरू हो जाएगा, और बेटे क्या होगा, उस तरफ जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एनोड गेट्स ऑक्सीडाइज एंड डिसॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट, वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, कैथोड गेट रिड्यूस एंड इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होने, उसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब बच्चों याद रखिएगा, यहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड की एप्लीकेशन क्या होती है कि जो हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड है इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटे, हम यहां पर ये करते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड में हम सोडियम मेटल जो है ना उसकी प्रोडक्शन करते हैं, सोडियम मेटल को प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसकी प्रोडक्शन की जाती है। और बेटे हम यहाँ पे कॉस्टिक सोडा को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कॉस्टिक सोडा को प्रोड्यूस करते हैं। जबकि बेटे हमारे जो क्या नाम है, जो हमारे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, तो ये क्या करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, इनकी एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल की प्यूरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। हम इसको यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की हम लेयर चढ़ाने के लिए, ठीक है। और फिर इसी तरीके से बेटे हमारे पास ये क्या होते हैं, हम गैल्वेनाइजिंग करवाने के लिए इसको क्या करते हैं, ये हम इसको यूज करते हैं। नाउ बेटे गैल्वानिक सेल बेटे, आप गैल्वानिक सेल को पढ़ने से पहले आपको गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंस पता होना जरूरी है। बेटे गैल्वानिक सेल में आपके पास क्या है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली क्या होता है, a device or cell that can convert electrical energy into chemical energy और chemical energy into electrical energy में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द, बेटे हम इसको क्या कहेंगे, गिल्वानिक सेल कहेंगे। ठीक है जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। अब बेटे यहाँ सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है। सेल क्या होता है, अ सिंगल यूनिट ऑफ डिवाइस फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज, केमिकल को इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट, यानी सिंगल जो यूनिट होगा ना बैटरी का, हम उसे कहेंगे सेल। अगर कलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल है, मोर देन वन सेल, दिस इज कॉल्ड एज अ बैटरी। बेटे आपके घरों में बैटरी होती है, कार बैटरी होती है, मोटर बाइक बैटरी होती है, घरों में बैटरी आप यूज करते हैं। बेटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप जरा देखेंगे कि ये मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, कितने किसके अंदर डिवाइड किया हुआ है, हमने इसको डिवाइड किया हुआ है दो के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है या गैल्वानिक सेल होता है। लेकिन बच्चों गैल्वानिक सेल आर ऑफ बेसिकली, ये हमारे पास जो है ना वो तीन तरह का होता है। अब वो गैल्वानिक सेल बेटे प्राइमरी गैल्वानिक सेल भी हो सकते हैं, वो गैल्वानिक सेल बेटे सेकेंडरी गैल्वानिक सेल भी हो सकते हैं, वो गैल्वानिक सेल बेटे फ्यूल सेल भी हो सकता है। ये बातें आपको याद रखना जरूरी है। अच्छा बेटे प्राइमरी सेल में, सेकेंडरी सेल में और जो हमारा क्या कहते हैं इसको फ्यूल सेल है, इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, आपको वो डिफरेंस जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है। बेटे प्राइमरी सेल्स कौन से होते हैं, ऐसे सेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं कर सकते, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर भी करते हैं लेकिन हम उनको रिचार्ज नहीं कर सकते। जब वो एक दफा डिस्चार्ज हो गए खत्म। बेटे जितने भी बच्चों के टॉयज के अंदर जो सेल डलते हैं दे आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी सेल। सिमिलरली बेटे आपकी बुक के अंदर जो कॉपर जिंक सेल है ना, जिसको हम लोग डैनियल सेल कहते हैं, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल जो कि दोबारा रिचार्ज नहीं होता। सेकेंडरी सेल जो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर भी करते हैं और रिचार्ज भी होते हैं। बेटे ये सही टिक मार्क किया हुआ, टिक, रिचार्ज भी होते हैं। ठीक है, जैसे बेटे हमारे पास लेड एक्यूमुलेटर आप लोगों ने पढ़ी थी, निकल कैडमियम सेल पढ़ा है, दीज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल। फ्यूल सेल बेटे जो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं कर सकते और ना ही वो हमारे दोबारा जो है ना हम फ्यूल सेल को जो है वो रिचार्ज कर सकते हैं। हमारे वो फ्यूल सेल रिचार्ज भी नहीं होते, जस्ट वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ना स्टोर करते हैं और ना ही वो क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। अब प्राइमरी और फ्यूल सेल में सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर भी करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं कर सकता। आई होप सो कि बच्चों ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा बेटे यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वानिक सेल में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने कहा ये भी जरा हो जाए। तो बेटे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा क्या सेल होता है, ऐसा सेल जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है स्पॉन्टेनियस, में पीछे बता चुका हूं। ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद होता है जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यहाँ केमिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही कंपार्टमेंट में होती है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन टू कंपार्टमेंट, दो हाफ सेल बनाते हैं। ठीक है जी, अभी आप देखेंगे यहाँ कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज यूज होते हैं। यहाँ एनोड पॉजिटिव है बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इसलिए पॉजिटिव होते हैं कि इसकी पोलैरिटी डिसाइडेड बाय द बैटरी। अगर आपने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और कैथोड इज नेगेटिव, यहाँ पे एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव। अच्छा बेटे एग्जाम्पल आपके पास डाउन सेल की एग्जांपल जो आप लोग पढ़ते हैं, क्या नाम है, जहां पे हम लोग प्रोडक्शन ऑफ सोडियम करते हैं, सोडियम की प्रोडक्शन होती है। बेटे नेल्सन सेल में हम लोग कॉस्टिक सोडा बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है NaOH बनता है। हाल ब्रॉड सेल के अंदर हम लोग एल्यूमिनियम को जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। बेटे हमारे पास प्राइमरी सेल्स की जो है ना वो एग्जांपल अगर आपकी बात कीजिए, प्राइमरी सेल्स आप लोगों ने अभी पीछे पढ़े थे, जो अभी आप पीछे प्राइमरी सेकेंडरी और फ्यूल सेल देख के आए हो। तो बेटे प्राइमरी सेल जैसे आप बात करते हो कॉपर और जिंक सेल जो है ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल, ये प्राइमरी सेल की एग्जांपल्स है। इसके अलावा बेटे आपके पास जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, अल्कलाइन बैटरीज होती हैं, दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल। मेरे ख्याल में लिख देता हूं, ये आपके पास है डैनियल सेल और एक आपके पास है अल्कलाइन बैटरी। बेटे हमारे पास जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल की एग्जांपल्स क्या होंगी, आपको पता है जो हमारे पास सेकेंडरी सेल्स है वो लेड एक्यूमुलेटर है और आपको पता है कि हम निकल कैडमियम सेल को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। ठीक हो गया, इस बात का आपको आइडिया है। और बेटे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम क्यों यूज करते हैं, हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए यूज करते हैं, हम लोग इसको प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, हम इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज करते हैं। गैल्वानिक सेल को हम क्यों यूज करते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये सोर्स ऑफ डीसी करंट होता है और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ये डीसी जो है ना ये सोर्स ऑफ डीसी होता है, डीसी करंट का सोर्स होता है और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस हैं।
बेटे हमारे सिलेबस का पार्ट गैल्वानिक सेल है। गैल्वानिक सेल में क्या होता है कि बेटे आपको होता है एनोड, ये कुछ कंपोनेंट्स है, कैथोड, वायर, वोल्टमीटर, ईएमएफ, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट ब्रिज। बेटे एनोड आपको पता है कि यहाँ आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। बेटे यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जिंक और कॉपर को ले लिया। अब बेटे जिंक जो है ना, ये इट विल एक्ट एज एनोड, और यहाँ एनोड पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज कि यहाँ पर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कॉपर। जिंक की ज्यादा टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन देन दैट ऑफ कॉपर। जिंक ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लॉस्ट करने से यहाँ डेपोजिशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। बट उसकी डेपोजिशन से ये जिंक नेगेटिव चार्ज हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वो एनोड टू कैथोड है। लेकिन बेटे कहते हैं जो कन्वेंशनल करंट होता है ना, कन्वेंशनल करंट जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, कन्वेंशनल करंट का जो फ्लो होता है वो कैथोड से एनोड होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है। अच्छा बेटे इसमें क्या होता है कि एनोड जो है ना, यहाँ पे जो जिंक है ना, ये बेसिकली एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है बेटे, आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूशन के अंदर टूटना शुरू हो जाता है। ये Zn+2 की फॉर्म के अंदर टूटना शुरू हो जाता है, और बेटे जिससे क्या होता है नेगेटिव चार्ज है एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिससे मैं कहता हूं कि इस ये इलेक्ट्रोड जो है ये थिन होना स्टार्ट हो जाता है। अब बेटे होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करके जाते हैं तो यहाँ पे एक Cu+2 के बहुत सारे आयंस होते हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है थोड़ा सा थिक हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा अब बेटे यहाँ पे क्या होता है कि जिंक की हुई है ऑक्सीडेशन और कॉपर की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। और वोल्टमीटर क्या करेगा, वोल्टमीटर हमें बताएगा कि यहाँ पे इन दोनों सेल से कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो 1.1 वोल्ट जो है ना, वो इन दोनों से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। अच्छा अब बेटे यहाँ पर कुछ बातें और हैं। एनोड आपको पता चल गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। कैथोड आपको पता चल गया, यहाँ रिडक्शन होती है। बेटे वायर का काम क्या होता है, ये कंडक्टिंग मटेरियल होती है, एक कंडक्शन मटेरियल है जो कि दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, कहां से, एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते हैं। और कन्वेंशनली हम कहते हैं कि करंट का फ्लो किस तरफ होता है, कैथोड से एनोड की तरफ होता है। अच्छा बेटे वॉल्टमीटर क्या होता है, किसी डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। यानी एक मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट करता जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वॉल्टमीटर लेते हैं, और वॉल्टमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। बेटे ईएमएफ एक ऐसी फोर्स है दैट ड्रैग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ। एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को लेकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ भेजना, दिस इज कॉल्ड एज द ईएमएफ। और बेटे ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, ये वोल्ट होते हैं। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट और जेल विच कंटेन आयंस। ठीक है। और बेटे ये आयंस इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटे सॉल्ट ब्रिज का क्या पर्पस होता है कि वो दो इलेक्ट्रोलाइट्स को आपस में इन कांटेक्ट रखता है। हमने यहाँ पे दो जो है ना इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, और बेटे हमने सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो है ना वो KCl को लिया होता है, पोटेशियम क्लोराइड को हमने लिया होता है। बेटे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नीचे नजर आ रही होगी, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह क्या है कि आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि आप सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो बेटे सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जिंक सॉलिड से जिंक जो है ना ये बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। और ये बात याद रखनी है बेटे, हम अपनी लेफ्ट साइड पे एनोड रखते हैं और राइट साइड पे हम क्या रखते हैं, कैथोड रखते हैं। सबसे पहली बात ये सेल की ड्रॉ करने का तरीका। अच्छा बेटे यहां जिंक 0 से +2 में गया, इसकी ऑक्सीडेशन। बेटे ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इंडिकेट द फेज चेंज, ये हमें फेज चेंज का बताती है। क्योंकि जब आप देखें ना सॉलिड से एक्वस हो रहा है, ये जो दो लाइंस है ना, दीज टू लाइंस टेल्स अस अबाउट द सॉल्ट ब्रिज। ये हमें सॉल्ट ब्रिज की इंफॉर्मेशन दे रही है। और ये +2 से कॉपर 0 की फॉर्म में जा रहे हैं और आगे फेज चेंज हो रहा है। अच्छा बेटे जो कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक यू शेप का मटेरियल होता है जिसमें यूजुअली हम लोग ये वाले सॉल्ट्स लेते हैं। डिफरेंट बुक्स की एग्जांपल हैं। और बेटे याद रखिएगा सॉल्ट जो हमने चूज करना होता है किसकी बेस पे करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर सेम आयन मोबिलिटी। यानी कि आप पोटेशियम क्लोराइड को क्यों प्रेफर करते हो, क्योंकि दोनों आयंस की स्पीड एक जैसी होती है। अगर दोनों आयंस की एक जैसी स्पीड है तो हम इसको प्रेफर करेंगे। हम सिल्वर क्लोराइड को यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आयन मोबिलिटी सेम नहीं होती, इसलिए हम सिल्वर क्लोराइड को प्रेफर नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा अब बेटे यहां पर ना सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्यों पेश आती है, तो बेटे इसलिए कि बिकॉज इसका काम क्या होता है। आप ये देखिए ना, इसको पहले मैं आपको बताता हूं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर पोटेशियम आयन और ये क्लोराइड आयन है। बेटे लेट्स से क्या हो गया कि आपके पास ना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, और एक टाइम आया है कि ये दोनों का ना
एक कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट होके यहाँ सारे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहे हैं, तो सल्फेट 2- सल्फेट 2- ना वो नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा, यहाँ पॉजिटिव बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, सेल जो वोल्टेज होगा इट्स ड्रॉप्स टू जीरो, ये जीरो पे ड्रॉप कर जाएगा। अब इससे क्या होगा, आपने इसकी ड्रॉपेज से बचाना है, हम सॉल्ट ब्रिज लेंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, सबसे पहले दोनों सॉल्यूशंस को इन कांटेक्ट रखेगा। अब बेटे ये क्या करेगा कि ये दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखेगा, जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया उसको ड्रॉप होने से अवॉइड करवाएगा। कैसे कि अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ गया तो ये यहां से अपने पॉजिटिव पोटेशियम को भेजेगा, जो कि पोटेशियम सल्फेट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। अब पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम सल्फेट ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अगर आपने यहां सिल्वर को लिया होता, सिल्वर क्लोराइड को, तो सिल्वर वहां पे सल्फेट के साथ जाके प्रेसिपिटेट्स बना देता, जिससे क्या होना था कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होना शुरू हो जाना था। ठीक है, आयन सोल्यूशन में कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। हमने वही सॉल्ट लेने होते हैं जो सोलबलाइज होते हैं। अच्छा बेटे, अब क्लोराइड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जिंक को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे दोबारा से वो वोल्टेज बहाल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो नहीं होगा। तो बेटे यहाँ पे उसने यही लिखा कि ये दो सेल्स को कांटेक्ट में रखते हैं और एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट को कनेक्ट करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड को मिक्सिंग से बचाता है और दोनों को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखता है। बेटे आपके पास चार्जिंग ऑफ गैल्वानिक सेल अगर बात की जाए, आपने जो सेल पढ़ा ना, ये वाला जो हम लोगों ने ये जो पढ़ा है कॉपर जिंक सेल, बेटे ये डैनियल सेल है, ये डैनियल सेल है। और डैनियल सेल जो है ना ये रिचार्ज नहीं होते। हम इसके अलावा बात करें, अगर इसके अलावा कोई और गैल्वानिक सेल है तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब बेटे हम सेल को ना नॉन स्पॉन्टेनियस कर लेते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कैसे बेटे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये पहले एनोड था और ये पहले आपके पास जो ना कैथोड था, ये नेगेटिव चार्ज था, ये जिंक था, और बेटे आप लोगों ने वोल्टमीटर से लगाया इसको, और ये बेटे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था एंड दिस इज कैथोड, ये मेरे पास कैथोड है। बेटे अब मैं क्या करूंगा, ये वोल्टमीटर लगा हुआ है, बाहर से मैंने एक ना डीसी सोर्स कनेक्ट करना है, इस वोल्टमीटर को हटाना है। और आपको पता है ये वोल्टमीटर कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, 1.1 वोल्ट। अब मुझे इससे बड़े वोल्टेज की जो ना डीसी सोर्स चाहिए होगा, जो कि क्या करे, इस सेल को रिवर्स कर दे, यानी जिसके पहले ऑक्सीडेशन होती अब उसकी रिडक्शन हो जाए, और इसकी रिडक्शन होती है अब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही। लेकिन अगर आपने बाहर से ऐसी बैटरी कनेक्ट की कि जिसके वोल्टेज पहले की 1.1 से कम है, तो लिहाजा ये सेल रिवर्स नहीं हो सकता। अगर आपने ऐसी बैटरी कनेक्ट की जिसके पास 1.1 वोल्ट है, इसके 1.1 वोल्ट है, तो तब भी ये सेल रिवर्स नहीं होगा। बाहर से आपने एक ऐसा डीसी सोर्स लेना है जिसके वोल्टेज ज्यादा हो, तो बेटे वो क्या करेगा, इसको रिवर्स करेगा। लेट से आपने बाहर से जो आप लोगों ने डीसी सोर्स लिया उसके वोल्टेज ज्यादा है, तो बेटे क्या होगा, अब ये होगा कि बेटे यहां पर ये हो जाएगा कि ये जो सेल है ना रिवर्स हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव। अब बेटे आपको पता है जो नेगेटिव होता है दैट वुड बी एक्ट एज अ कैथोड, क्योंकि अब ये डीसी सोर्स है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। और बेटे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ इट बिकम, तो हमारा जो कॉपर होगा वो हमारा कॉपर क्या हो जाएगा बेटे, हमारा कॉपर एनोड हो जाएगा। ये हमारा कॉपर एनोड हो गया, जिंक कैथोड हो गया। अब ये सारे का सारा सेल रिवर्स हो गया, पोलैरिटी रिवर्स होगी और ये इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो जो इसकी चार्जिंग जो वो स्टार्ट हो जाएगी। आगे बेटे लास्ट छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटे बेसिकली क्या होता है, कहता है जी व्हेन इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन इट डेवलप्स चार्ज, तो पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटे क्या होता है कि जब भी आप लोगों ने फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये इलेक्ट्रोड लिया जिंक, और बेटे मैंने जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। जब मैं बेटे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे मैं कुछ चीजें ऑब्जर्व करूंगा, ये जिंक और ये सल्फेट है। ठीक है, अब बेटे क्या होगा, यहां से क्या होगा कि जब मैं इस आयन को इसके अंदर डालूंगा ना, तो ये इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रोड या अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा या इलेक्ट्रोड अपने आप को रिड्यूस करके, ये दो टेंडेंसीज होती हैं। अब बेटे मैंने यहाँ कॉपर रखा और कॉपर को यहाँ मैंने कॉपर सल्फेट जो है ना इसका सोल्यूशन ले लिया। अब मैंने क्या देखा कि इस जिंक ने क्या किया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट किया ना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज जिंक आयन प्रोड्यूस हो गए, और बेटे इसके ऊपर सारे का सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अब बेटे इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, जिससे क्या हो गया, इसकी ये बन गया एनोड बन गया, इसकी हुई है ऑक्सीडेशन।
अब बेटे ये कॉपर क्या कर रहे हैं, अब ये कॉपर सारे का सारा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज था, ये अब सॉरी अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो बेटे इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा इलेक्ट्रोड है, ये क्या बन गया, कैथोड बन गया। कैथोड क्या होता है, जो कि रिच इन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, ये सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो एक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड हो गया, एक इलेक्ट्रोड कैथोड हो गया, दोनों की अपनी अपनी टेंडेंसी थी। अब बेटे मैं अगर इनका मैं वो मेजर करना चाहता हूं, ये कितना वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो आपको पता है वोल्टेज के लिए हमें सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी होता है। लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना वोल्टमीटर लिया, ये वोल्टमीटर को इसके ना दो रॉड होते हैं, मैंने उन रॉड को इस सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। जब मैं सोल्यूशन के अंदर डिप करूंगा तो बेटे आपको पता है कि वो जो रॉड होते हैं वो भी मेटल के बने, हो सकता है कि वो रॉड जो मेटल के रॉड हैं वो इस सोल्यूशन में इन आयंस के साथ क्या हो जाए, इन आयंस के साथ भी वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए, यानी कि मेटल के रॉड भी जो है ना वो इस सोल्यूशन के साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन स्टार्ट कर दें। बेटे आप वोल्टमीटर तब तक आप वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर नहीं करते जब तक यहां पर इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ना क्रिएट हो जाए, यानी जिस रेट से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उसी रेट से जिंक जब तक गेन उसकी तरफ अट्रैक्शन ना स्टार्ट कर दे, यानी जिंक लॉस्ट और वहां पे जो हमारा जो मेटल का रॉड उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ना आ जाए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी चार्ज की सेपरेशन जब तक ना हो तब तक आप वोल्टमीटर से इसकी रीडिंग नहीं ले सकते। याद रखिएगा बेटे वोल्टमीटर हमें रिलेटिव टेंडेंसी होती है, हम एब्सोल्यूट नहीं होता वोल्टमीटर, लिहाजा हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का वोल्टेज नहीं बता सकते, हमें किसी रेफरेंस की जरूरत होती है, उस रेफरेंस से हम क्या करते हैं वोल्टेज बताते हैं। अच्छा बेटे इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पोटेंशियल जो है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वी होता है, ये हमें इसको वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटे, जो कि आप इन कंडीशंस के ऊपर लेते हो, दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आपकी सारी की सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी किसके ऊपर बेस करी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। बेटे एक होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बेटे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है कि ये हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। बेटे पहले रेफरेंस की बात समझ लें, जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। आप कैसे करोगे बेटे, रेफरेंस के लिए आपको ना एक एनालॉजी बताता हूं बेटे। फॉर एग्जांपल ये एक पोल है और इस पोल की हाइट ना 15 सेंटीमीटर है, और बेटे यहाँ पे ना कुछ ग्रास है, ये ग्रास है। अब दो शख्स हैं, एक शख्स ये है उसके पांव भी ग्रास के अंदर है और दूसरा शख्स ये है और इसके पांव भी क्या है, ग्रास के अंदर है। अगर बेटे आपसे कहा जाए कि आप मुझे ना इन दोनों की ना एग्जैक्ट हाइट बताओ, आप कहेंगे सर हम इन दोनों की ना एग्जैक्ट हाइट नहीं बता सकते। मैं कहूंगा क्यों, आप कहेंगे सर कि इन दोनों के तो पांव घास के अंदर है, ग्रास में है, लिहाजा एग्जैक्ट नहीं बता सकते। फिर मैं क्या करूंगा, इस पोल के रेफरेंस में मैं कहूंगा इस पोल से ये जो लड़का है ना इसकी 5 सेंटीमीटर हाइट कम है और इस शख्स की 5 सेंटीमीटर हाइट 15 सेंटीमीटर से ज्यादा है। लिहाजा मैंने क्या किया, पोल को रेफरेंस मानते हुए इन दोनों की हाइट बताई। इसी तरीके से बेटे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी ऐसा है कि जब आपने किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है तो आपको रेफरेंस यूज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेटे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता था, इसको शी पढ़ते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा था कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन लेते हो और बेटे इसमें क्या करते हो, आप लोग एक जो है ना वो ये क्या कहते हैं इसको, प्लाटिनम की एक वायर लेते हो और बेटे आप इसके क्या करते हैं, बाहर से आप लोग यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है ना, हाइड्रोजन गैस को यहाँ बाहर से भेजते हो। अब क्या होता है बेटे, हमारा ये प्लाटिनम की जो वायर होती है ना, ये बेसिकली एक्ट करती है इलेक्ट्रोड के तौर पे, और ये प्लाटिनाइज प्लाटिनम है, यानी ये जो आपके पास है ना, ये आपके पास इलेक्ट्रोड है जो प्लाटिनाइज प्लाटिनम है, ये प्लाटिनाइज्ड प्लाटिनम है, ठीक है जी, जो कि क्या करता है। और हम प्लाटिनम को ही क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्लाटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसका लार्जर सरफेस एरिया है। और बेटे यहां से क्या होगा, जब हाइड्रोजन गैस आएगी और वो सारे के सारे मॉलिक्यूल इसके ऊपर आपके एब्जॉर्ब होंगे, तो बेटे यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस अपने आयंस के अंदर टूट जाएगी, और जब ये अपने आयंस के अंदर टूटेगी ना, तो ये दो ऐसे, और बेटे ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, और यहाँ पे जिस रेट से वो आयन मॉलिक्यूल टूट रहा होगा आयन में, उसी रेट से आयन जो है ना मॉलिक्यूल में बन रहा होगा, तो इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अब बेटे याद रखिएगा, जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0, इसका जो है ना वो सेल पोटेंशियल 0, और इसकी पीएच भी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। क्योंकि हम इसको रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं, तो बेटे इसका मतलब है, यहाँ पे देखो लिखा होगा, ये देखो E इज इक्वल टू 0, यानी ऑक्सीडेशन, सेल पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल सारे के सारे 0 के इक्वल होंगे, ये चेंज नहीं होगा।
बेटे सम टाइम इसको क्या कहते हैं हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और बेटे ये जो इलेक्ट्रोड है विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस होती है और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग जीरो के तौर पर लेते हैं क्योंकि ये रेफरेंस है हमारा, और इसको हम लोग प्राइमरी रेफरेंस कहते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। अब बेटे अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, लेट्स से अगर आप लोगों ने क्या करना है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, आप लोग बेटे यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड लोगे, उसको बाहर वॉल्टमीटर से कनेक्ट करोगे, और यहाँ पे जो वॉल्टमीटर है ना, ये आपके पास प्लाटिनम की जो वायर है ना, ये प्लाटिनम की वायर आ जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास HCl आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ गया, प्लाटिनाइज प्लाटिनम। अब बेटे होगा क्या, आपको पता है कि हमारे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जीरो है। अब यहाँ पे जो भी वॉल्टमीटर के ऊपर वैल्यू आएगी ना, जो भी वॉल्टमीटर के ऊपर वैल्यू आएगी, वो बेटे किसकी आएगी, वो इस जिंक मेटल की। हम देखेंगे ये जिंक मेटल हमारे हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इसकी क्या टेंडेंसी है, क्या ये इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट करता है या इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो बेटे यहाँ पर जो जिंक होते हैं, जिंक का जो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलता है दैट इज 0.76 वोल्ट। तो बेटे हाइड्रोजन के रेफरेंस में इसका 0.6 वोल्टेज, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जो कि प्लस के साइन के साथ है। लेकिन बेटे हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल में इसका साइन रिवर्स कर दो तो ये -0.76 वोल्टेज आ जाएगा। तो बेटे आपने देखा कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेटे रिलेटेड टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड कि हम कैसे मेजर करते हैं, ये सारी की सारी बातें बेटे मैंने आपके सामने लिखी हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता भी दी है, ठीक है बेटे। एंड बच्चों दिस इज ऑल अबाउट आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।